नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। संकल्प अच्छे हैं और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने अब निकाह को आसान बनाने, दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए इकरारनामा जारी किया है। 11 बिंदुओं वाले इकरारनामे से फिजूल खर्ची रुकेगी, जबकि निकाह सादगी के साथ हो सकेगा। इसमें मैरिज हॉल के बजाय मस्जिदों में सादगी से निकाह करने के सिर्फ बाहर से आने वाले मेहमानों और घर वालों के लिए ही दावत का इंतजाम करने की भी अपील की गई है। निकाह में गलत रस्मों को खत्म करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने 10 दिवसीय अभियान शुरू किया है। 6 अप्रैल तक चलने वाले अभियान के तहत बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी और महासचिव मौलाना वली रहमानी ने इकरारनामा जारी किया है। अब इस इकरारनामे में क्या है, ये हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। एक निकाह का नया इकरारनामा जारी किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है ये इकरारनामा। मस्जिदों में सादगी के साथ निकाह करने की इसमें अपील की गई है। मेहमानों और घर वालों के लिए ही दावत का इंतजाम करने के लिए यहां पर अपील की गई है। फिजूल खर्ची जो हुआ करती थी लड़की वालों के ऊपर, जो एक बोझ के तौर पर कई सारी रस्मों के नाम पर जो फिजूल खर्ची थोप दी जाती थी, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और यहाँ पर जिस तरीके से बेटियों के जो घर वाले होते थे उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पूरा एक बजट लेकर चलना पड़ता था कि ज्यादा पैसों में ही बेटी की शादी हो सकती है। तो ऐसे में ये जो तमाम बिंदु रखे गए हैं यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए 11 बिंदु जो रखे गए हैं, इससे कहीं ना कहीं इन तमाम जो ये रस्में हैं जो कि दहेज प्रताड़ना को बढ़ावा देती थी और इसी के साथ फिजूल खर्चे जिससे होते थे, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। तो ये जो संकल्प पत्र है, ये जो यहाँ पर सकारात्मक पहल दिखी है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी है। और इन तमाम बातों पर, इन तमाम 11 बिंदुओं पर सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी ध्यान देना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक सोच है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ इस इकरारनामे में जारी किया गया है और क्या असर यहां पर समाज पर पड़ेगा, ये हम बातचीत करेंगे और इस पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे बारीकियों के बारे में कि ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसमें जो ये 11 बिंदु हैं, इनमें कुल मिलाकर क्या कुछ है जो कि शादियों में फिजूल खर्ची होते हैं उससे कहीं ना कहीं बचाव इससे होगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने निकाह को आसान बनाने, दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में जो फिजूल खर्ची होती थी उसको रोकने के लिए एक इकरारनामा जारी किया है। 11 बिंदुओं वाले इस इकरारनामे से फिजूल खर्ची रुकेगी। जो बड़ी संख्या में लोग दावतों में, शादियों में आते थे, बेटियों की शादियों में आते थे और कहीं ना कहीं जो बेटियों के घर वाले होते थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हुआ करता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दावत देनी है, खाना खिलाना है। इन तमाम चीजों से, इस बोझ से कहीं ना कहीं जो बेटियों के घर वाले हैं वो बच सकेंगे, फिजूल खर्ची रुकेगी, जबकि निकाह सादगी के साथ ही होगा। यानी कि जो एक बड़ा मैरिज हॉल हुआ करता था, फार्म हाउसेस हुआ करते थे, एक तरीके से जो बटन डाला जाता था कि हमें शानदार शादी चाहिए या फिर इस तरह की जो बातें होती थी, फिजूल खर्ची होती थी, उस पर कहीं ना कहीं रोक इस पर लगेगी और निकाह जो है वो सादगी के साथ हो सकेगा। इसमें मैरिज हॉल के बजाय मस्जिदों में सादगी के साथ निकाह करने, सिर्फ बाहर से आने वाले मेहमानों और घर वालों के लिए ही दावत का इंतजाम करने की भी अपील की गई है। निकाह में गलत रस्मों को खत्म करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने 10 दिवसीय अभियान शुरू किया है। ये जो रस्में हैं, निकाह में गलत रस्मों को खत्म करने की जो बात कही गई है, ये इसी तरह की रस्में हैं जैसे कि दहेज की हम बात करते हैं। ये दहेज प्रथा हर वर्ग, हर समुदाय में है और इससे कहीं ना कहीं कई बार बेटियों को आग में झुलसना पड़ा, कई बार उनको मौत की घाट उतार दिया गया और कई बार हमने देखा कि किस तरीके से जो बेटियों के घर वाले हैं वो खुद भी प्रताड़ित हुआ करते थे। तो ऐसे में ये जो एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक पहल नजर आई है, इससे समाज में बदलाव दिखेगा और हर वर्ग के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये जो 11 बिंदु हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें इसमें हैं, उस पर सभी को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इससे एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं समाज में होगा।
छोटी चीजें, लेकिन बड़ा बदलाव समाज में हो सकता है और इसीलिए हमने कहा है कि संकल्प अच्छे हैं। तो इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। वकार हैदर हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सुमैया राणा जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। रमेश ठाकुर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही हमारे संवाददाता भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ प्राइम न्यूज में। ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, ये एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच देखी जा रही है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही क्यों, हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वकार हैदर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, आपकी प्रतिक्रिया मैं सबसे पहले इस पर लेना चाहूंगी। मोनिका जी, बहुत ही सही संकल्प पत्र लेके आया गया है। हालांकि ये हमारे समाज में पहले से हर उलमा, हर आलिम दीन जो है पहले से इन सब बातों को रखते रहते हैं, लेकिन अब इस बात को देखना होगा कि ये जमीनी स्तर पे कितना इसका प्रचार प्रसार हो रहा है जी। अब इसका मेन जितना ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, जबकि ये बहुत पहले से इन सब चीजों को जो है बहुत पहले से ही लागू करना चाहिए, खास करके हमारे उलमाओं को, और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको आगे बढ़ के समाज में आके इन सब चीजों को आगे रखना चाहिए। हालांकि ये जो अब लेके आए हैं बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा है। मतलब आगे चल के भी इसका जो है अब जमीन स्तर पर जितना इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा उतना ही ज्यादा लोगों में जो है जागरूकता आएगी। ये तो होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हमारे इस्लाम में ही नहीं है, इन सब चीजों को लेके जो है इस्लाम ने ही शुरुआत से ही मनाही किया हुआ है कि दहेज के खिलाफ जो है वो शुरुआत से, चाहे रसूल खुदा हो, मौला अली हो, इन सब ने ही इसको इनकार किया कि दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अब जो लोग ले रहे हैं ये उनके ऊपर जो है ताकीदी से लागू होना चाहिए कि वो लोग मना करें। और जितने उलमा हैं जो निकाह पढ़ने जाते हैं या मजलिस पढ़ने जाते हैं या अवेयरनेस के प्रोग्राम में जाते हैं, तो सबको जो है अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को जागरूकता की जरूरत है। समाज में होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं है। सुमैया राणा, आपके पास आऊंगी। ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्या इसको मानने के लिए लोग बाध्य होंगे या फिर उनकी मर्जी होगी कि इसको माने या ना माने? सुमैया जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है आवाज। जी, ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्या इसको मानने के लिए लोग बाध्य होंगे या फिर उनकी मर्जी होगी कि ये एक तरीके का संकल्प पत्र जारी किया गया है, आप इसको माने ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से ये संकल्प पत्र जारी किया गया है? देखिए, अगर पहली चीज तो मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से कि उन्होंने ये कदम उठाया और इसको सीरियसली लेते हुए इस पर जो है एक इकरारनामा जारी किया। ये काम बहुत साल पहले ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम धर्म की अगर बात करें, हमारी शरीयत में कहीं पर भी बैंड बाजा, दहेज, मैरिज हॉल, लॉन ऐसी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे वहाँ सादगी से निकाह होता है, लड़की को रुखसत करा के लड़के वाले ले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर दावत वलीमा होता है। जो लड़के वाले उस हैसियत के होंगे वो उसी हैसियत की दावत कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। लेकिन निकाह में किसी भी किस्म के शोर शराबे या किसी भी किस्म के दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन बहरहाल अब मसला ये है कि इसको फॉलो कैसे करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उलमा के हाथ में है। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जारी किया है गाइडलाइन और उस पर तमाम उलमा उस पर हामी भर लेते हैं, हर फिरके, हर तबके के, तो इम्प्लीमेंटेशन कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको निकाह पढ़ाने के लिए एक काजी की या मौलवी की जरूरत होगी और वो तभी मुहैया होगा जब आपका निकाह या आपके यहाँ की जो शादी है वो बिल्कुल दीनी लिहाज से शरीयत के मुताबिक होगी। तो एक तो ये है। दूसरी चीज देखिए, इसमें होता क्या था कि कुछ लोग तो मजबूरी में दहेज देते थे, कुछ लोग तो मजबूरी में अच्छी शादियां करते थे कि भाई हमें बहुत वो करना है। लेकिन इसमें एक तबका ऐसा है मुसलमानों में जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे, जो बहुत पैसे वाले थे, वही दिखाने की कोशिश करते थे, फला की शादी से अच्छी मैंने कर दी, उनकी बारात से अच्छी बारात को मैंने स्वागत किया। तो ये वो लोग हैं जो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, और तमाम तरह के ये चाले चल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुल समाज को इस वक्त जो हालात हैं, कुल समाज को ऐसे लोगों की शादियों का बहिष्कार करना चाहिए। न सिर्फ मौलवियों को, बल्कि हम आप भी ऐसे हैं कि जो इस तरह की दिखावे वाली शादियों हो उसमें जाने से गुरेज करें।
बिल्कुल किसी भी तरीके बिल्कुल से, क्योंकि सुमैया जी, आपके लेकिन घर का आपने मामला कहा है, आप कि इसको लेकर भी कई तरह की परेशानियां आएंगी समाज में, इसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये तो समाज में अच्छाइयां फैलाने के काम है और ये अच्छा संकल्प है, अच्छी पहल है, सकारात्मक सोच इसमें नजर आती है, तो इसको रोकने के लिए किस तरह के लोग सामने आ सकते हैं? बिल्कुल बहुत सारे लोग सामने आएंगे। खासकर देखिए जो उलमा हैं वो तो है ही हैं, जो समाजी कारकुन हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है कि ये एक देखिए पहल तो हो गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से, हमारे देश में कानून भी है दहेज के खिलाफ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये सादगी से शादी का एक रस्म है, दहेज अलग चीज हो गई और एक सादगी से शादी करने की रस्म है, दो लोगों की जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत होने का, दो परिवारों से जुड़ने का समय है। इसमें मुझे लगता है हर धर्म हर वर्ग के लोगों को सामने आना चाहिए और आ करके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं, ये शादी माँ बाप पर बोझ नहीं होना चाहिए, ये दो लोगों के जन जन का साथ का वक्त है। इस वक्त में हम जितना ज्यादा खुशी से और आसानी से कर सकते हैं उसको बढ़ावा कर सकें। और जहां तक हमारे समाज की बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इससे इनकार करेगा, एक आध लोग हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इसका सबने स्वागत किया है और आगे भी सब इसका स्वागत भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकायदा होगा। बिल्कुल, और एक बड़ा सुधार समाज में इससे आएगा। क्या आपको लगता है सुमैया जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया जो संकल्प पत्र जारी किया गया, अगर 11 बिंदुओं पर अगर हम ध्यान देते हैं तो सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बेटियों के घर वाले होते थे उनके ऊपर एक बोझ रख दिया जाता था कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, शादी अच्छी कीजिए, खर्चा ज्यादा कीजिए, दहेज दीजिए, ये जिम्मेदारी के तौर पर उनके ऊपर एक बोझ थोपा जाता था। तो एक बड़ा सुधार, छोटी बात इसको कहेंगे हम, 11 बिंदु है, लेकिन एक बड़ा सुधार समाज में कहीं ना कहीं से हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि जो बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो पा रही थी इतने दिनों से, वो लोग किसी वजह से बैठी हुई थी, माँ बाप वो चीजें नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे, मुहैया करा पा रहे थे। उसके बाद जिन लोगों की शादी, जाहिर सी बात है, देखिए खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो एक तो ये कि घरेलू जो टेंशन से वो दूर होंगे, दूसरे जो बच्चियां जिनका वक्त हो गया है शादी की, वो इज्जत के साथ अपने घर जा सकेंगी, तो तमाम तरह की बुराइयां जो माशरे में या समाज में होती थी इनको लेकर के कम से कम उन पे जरूर रोक लगेगी। और जहां तक दहेज प्रथा और ये जो जितने सिस्टम थे, इन्होंने 11 बिंदु जारी किए हैं, ये बिंदु आज से नहीं 1450 साल से इस्लाम ने हमें बता रखे हैं, लेकिन हम क्योंकि एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जिसमें हर तरह के, हर धर्म हर वर्ग के लोगों की, लेकिन इनको अमल में नहीं लाया जाता है। सुमैया जी, आऊंगी आपके पास। सुमैया जी, रमेश ठाकुर भी हमारे साथ हैं। रमेश, जिस तरीके से आपने देखा कि ये संकल्प पत्र जारी किया गया है और हमने नाम भी दिया है कि संकल्प अच्छे हैं, क्योंकि एक सकारात्मक सोच है और एक सकारात्मक पहल यहाँ पर समाज में की गई है। किस तरीके से कितना बड़ा असर यहाँ पर आप देखेंगे समाज में होता दिखेगा, और साथ ही साथ किस तरीके से आप इस संकल्प पत्र को लेते हैं? देखिए मोनिका जी, मुझे लग रहा है ये इस तरह की जो मुहिम है ये समय समय में उठने वाली चीज है जी। और दहेज लेना और दहेज ना लेना, इसको दो तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक कहा जाता है कि दहेज हमने दिया, एक कहा जाता है दहेज हमने लिया। एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। इंडियन पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड को हम ये जो फैसला इन्होंने लिया है संकल्प पत्र के रूप में, ये निश्चित तौर पे बिल्कुल स्वागत योग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी एक संगठन ने इस तरह की मुहिम चलाई हो दहेज प्रथा के खिलाफ। हिंदू संगठनों में भी होता रहा है, हर जगह होता रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ चीजें मीडिया में आ जाती हैं, वाहवाही लूट ली जाती है, उसके बाद में ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड आज की डेट में क्या है, मुट्ठी भर लोगों की संस्था है, लेकिन इनका जब गठन हुआ था तो बहुत उद्देश्य बहुत अच्छा था, इनके जो एक जो मन था वो बड़ा पाक था। मुझे लग रहा इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया। अब मुस्लिम जो संगठन है, आज नहीं मुट्ठी भर एक कई जगह बटे हुए हैं, चाहे देवबंद हो गया, चाहे फलाना संगठन हो गया, कई तरीके से बट चुका है। इनका राजनीतिक, हिंदुस्तान की जब मैं बात करता हूँ, राजनीतिक आप बिल्कुल गलत जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हर मुसलमान फॉलो करता है, उसकी बहुत पहुंच है और उसकी आप हैसियत को भी अंदाजा नहीं है आपको, और ये अंदाजा तब होगा जब संकल्प पत्र को कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, उसका सुमैया जी, उसका सभी स्वागत करते हैं, ये होना भी चाहिए, इसका असर दिखे। करने के बजाय आप उसमें जो है वो मीन वेस्ट निकालने के सिवा आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो रही है। अब मैं कुछ कहूँ,
मुझे लगता है बिल्कुल ये जो मुट्ठी भर मैंने बात करी है, मुट्ठी भर चंद लोग इस पर्सनल लॉ बोर्ड में जुड़े हुए हैं, चाहे आप हो गए या और भी कोई लोग हैं, उनको जाहिर सी बात है मिर्ची लगेगी, क्योंकि ये लोग जो कुछ सदस्य लोग हैं, कुछ लोग तरीके से नहीं जुड़ी हुई हूँ। एक मैं कोई जानकारी नहीं है, आपकी जब विचारधारा डिबेट में बैठे तो जानकारी नहीं आप इस बहस को अगर जाति देखिए, तौर पे देखें तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, मैं वहाँ पे कोई पदाधिकारी हूँ या मेरा कोई वहाँ पे मैं सदस्य भी नहीं हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर या फिर उसके ऊपर किसी तरह का कोई सवाल कोई खड़ा नहीं करेगा, ना ही हम करना चाहते हैं। जो मुद्दा है आज वो है संकल्प पत्र जो कि जारी किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं संकल्प पत्र जो है वो अच्छा है और समाज में हर वर्ग और हर समुदाय को इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये फॉलो कैसे होगा, क्योंकि देखिए सुमैया जी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि जो राकेश जी भी कह रहे हैं कि समय समय पर इस तरह की जो बातें हैं वो उठती रही हैं और इस तरह के जो फैसले हैं वो होते रहे हैं, लेकिन समाज में लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। देखिए मोनिका जी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये हमारी बहन है, हमारी बात से मेरा कहने का मतलब है इस तरह की मुहिम उठना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो करो, कम से कम उसका एक असर दिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लोग कम से कम उस चीज को देखें, समझे, उसको एक अमल में लाए। वो चीजें नहीं हो पाती, हम उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई मुहिम जब बढ़ती है तो आगे चलनी चाहिए, लेकिन अब ये दहेज प्रथा की कोई रस्म कोई आज की नहीं है, लेने देने की ये बरसों से चली आ रही है। एक शौक माना जाता है, एक अपने आप को एक स्टेटस सिंबल एक लोगों ने बना दिया। बहुत अच्छी बात है, अगर मुस्लिम का अगर कोई निकाह होता है वो मस्जिदों में हो, बाहर ना हो, बैंक्वेट हॉल में ना हो। हम हिंदू धर्म में भी यही चाहते हैं कि बड़े बड़े जो जलसे होते हैं, आज देखिएगा एक कोई हेलीकॉप्टर से जिस तरीके से शादी करने जाता है, दुल्हन लेने जाता है, मीडिया उसमें प्रचार होना चाहिए, मीडिया में भी प्रचार नहीं होना चाहिए, मीडिया उस चीज का विरोध करना चाहिए। अब आज ये चीजें जब इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इस चीज को लागू कर रहा है, मुझे लग रहा है मुसलमान एक एक बच्चा इसको लागू करे, उसको माने, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान मुट्ठियों में बटे हुए हैं, चारों तरफ बटे हुए हैं। इस फैसले को जब पश्चिम बंगाल के मुसलमान वो अलग तरीके से देखेंगे, जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान है वो अलग तरीके से देखेंगे, देवबंद के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग वो अलग तरीके से। हालांकि रमेश जी, यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम पर ना जाते हुए इस संकल्प पत्र पर अगर हम ध्यान देते हैं तो कई महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, कई अच्छाइयां इसमें हैं, जो कि मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ इस डिबेट की कि हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए लगातार जितेंद्र, आप फील्ड पर रहते हैं, कई सारी ऐसी खबरें आपने देखी हैं, फॉलो भी की है, आपने कवर भी की है ऐसी खबरें जहां पर आप देखते हैं कि दहेज प्रताड़ना को लेकर कहीं ना कहीं एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, ससुराल वालों ने आग लगा दी और एक बोझ बेटी के घर वालों पर रहता है जिससे कि बारात लौट जाती है। तो ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, समाज में किस तरह का क्या बदलाव आप देखेंगे और इस संकल्प पत्र जारी होने के बाद लोगों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? मोनिका, देखिए, जब बेटी किसी के घर में जब देती है तो माँ बाप को चिंता होती है और माँ बाप को ख्वाहिश होती है कि बेटी की धूमधाम से शादी की जाए। माँ बाप जितने भी देते हैं, लेकिन जो दहेज के लोभी होते हैं, जो दहेज ले लेते हैं और बेटियों को उसके बाद भी प्रताड़ित करते हैं। हाल में ही मोनिका देखा गया था, आयशा ने अपनी जो है जान दे दी थी और कहीं ना कहीं खुदकुशी कर ली थी। आयशा के मामले के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से बेटियां, आयशा की बात नहीं कर रहे, ये पूरे देश की बेटियों की बात कर रहे हैं और ये कानून पूरे देश की बेटी जो इकरारनामा हुआ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये सब पे लागू कराना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारी सुरक्षित रहें, बेटियों को जो माँ बाप है जिनका सपना होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे से रहे और उनका निकाह जो सादगी से किया जाए, ये सब होना चाहिए। क्योंकि तमाम तरह की प्रथाएं चलती हैं देश में और तमाम जागरूक भी किया जाता है, लेकिन जो बात सुमैया जी ने कही और रमेश जी ने कही, बिल्कुल इससे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इससे जाहिर सी बात लोगों को जागरूक और सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि हमारी बेटियां, जो देश में बेटियां हैं, वो सुरक्षित रहे। और अगर इस तरह का माहौल देश में बन जाता है तो सभी को एकजुट होकर इसका पालन करना चाहिए और सभी मुस्लिम समुदाय के लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी शुरुआत करता है और अभियान चलाता है और जितने भी मुल्तवी है, मौलाना है, उन सबको जो बताता है वो उनको बताने का काम करे और सख्ती से पालन कराए कि नहीं, इसको मानना ही है। और इससे समाज में जो कुरीतियां हैं वो भी दूर होंगी और
बेटियां सुरक्षित जितेंद्र, होंगी। सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, एक सकारात्मक सोच यहाँ पर नजर आ रही है, एक सकारात्मक पहल है। हर समुदाय, हर वर्ग के लोग जो हैं इसका पालन कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर हम रोग देख रहे हैं, ये रोग हर किसी समुदाय में है, हर वर्ग में है। ये जो कुरीतियां हम देख रहे हैं, ये रीति रिवाज, ये रस्में, ये हर समुदाय में हम देखते हैं। तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब आप फील्ड पर हैं, आपने लोगों से इस बारे में बातचीत की, तो किस तरह की प्रतिक्रिया हर वर्ग के लोगों से निकलकर सामने आ रही है? किस तरह से स्वागत करते हैं इस संकल्प पत्र का? मैं सभी लोगों की बात कर, मैं सभी किसी वर्ग की बात नहीं करता हूँ, सभी के वर्ग से हम प्रतिक्रिया जब जानने पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने जो शुरुआत की गई है, इकरारनामा जो जारी किया गया है, उसका काफी स्वागत किया। और साफ तौर से जो बेटियों को लेकर असुरक्षा मन में होती थी कि बेटी हम सही हाथों में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारा बेटी वहां सुख रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसी तमाम बातें हैं मोनिका। तो सबने स्वागत किया और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके का लोग है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या अन्य कोई धर्म हो, उन सभी में बेटियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो हमेशा प्रताड़ना दी जाती थी दहेज की, वो प्रताड़ना कम हो जाएगी, क्योंकि समाज एकजुट हो जाएगा। अगर समाज एकजुट जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। हमारी बेटियों को जान नहीं देनी पड़ेगी, हमारी बेटियां प्रताड़ित नहीं होंगी। तो इस तरह की कुरीतियां बिल्कुल भी समाज से दूर हो जाएगी, क्योंकि सब तबका जब एक साथ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। दहेज ना लेना, दहेज ना देना, तमाम तरह के अभियान चलाए गए, तमाम तरह की जागरूकता की गई, लेकिन इन जागरूकताओं का पालन हम कितना कर रहे हैं? हम एक मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं, तो मॉडर्न इंडिया में जाहिर सी बात है कि सभी सक्षम है और बेटियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का, देश में बेटियां बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रही हैं। तो बेटियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल भी दिया जाए। और बेटियां घर में जो है ससुराल में जाती है तो अपने आप को बिल्कुल माँ बाप की तरह फील करें। और लोगों का साफ तौर पर मनी का कहना है कि ये एक अच्छी पहल है और इस पहल को आगे तक ले जाना चाहिए और पूरे देश के जितने भी समुदाय के लोग हैं इन सबको आगे आना चाहिए, ताकि समाज की कुरीतियां हैं, तो बेटियों की सुरक्षा का माहौल है, वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल, सभी को इस संकल्प पत्र का यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। वकार जी, जिस तरीके से देखा जाता है समाज में एक माइंडसेट है कि अगर बेटी होती है तो उसके लिए हमें शादी के लिए एक बड़ा बंदोबस्त करना होगा, पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाना होगा। और इस माइंडसेट की वजह से कहीं ना कहीं कहेंगे कि जो भ्रूण हत्या है वो आज भी हो रही है। आज भी हम देखते हैं गाँव में, ग्रामीण इलाकों में और शहरों में भी भ्रूण में ही बेटियों को मारा जाता है। ये एक बड़ा कारण है, इस पर भी रोक लगेगी? हाँ मोनिका जी, बिल्कुल एकदम सही कह रही हैं आप। है इस समय आप अगर एनसीआरबी का डेटा निकलवाएंगी, देखेंगी तो सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न, वो चाहे मुस्लिम समाज की हो चाहे हिंदू समाज की हो, सबसे ज्यादा जो है, अगर आप मीडिएशन सेंटर में इस समय केस देखेंगी तो सबसे ज्यादा केस जो है वो दहेज से रिलेटेड ही केस जो है वो आ रहा है। वो चाहे हमारे समाज में हो चाहे हिंदू समाज में हो, वो दोनों समाज में। ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये तो हर इंसान को एक संकल्प लेना चाहिए, वो चाहे कोई किसी भी तबके का इंसान हो, कि दहेज लोभियों से शादी नहीं करनी है, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है। और आप भी देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के संपत्ति के लिए जो है उन्होंने जो उनका अधिकार दिया है, उनको अब बाप की संपत्ति में अधिकार दिया गया है। तो आप वहीं से समझिए कि अब जो बाबा साहब ने एक महिला सशक्तिकरण की अगर बात करी थी, उनको अधिकार दिया था, तो इसका भी लोग मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज इन द सेंस कर रहे हैं कि अगर शादी होके जाती है तो उससे कहा दबाव डाला जाता है कि जो है अपने तुम्हारा जो हक है अपना जाके मायके से अपना जमीन का, जायदाद का, उसमें से जाके लेके आओ। इन सब मामलों को लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान को आगे, बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ के आना चाहिए और इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए, कहना चाहिए लोगों से। और ये तो मैं जानता हूँ कि ये सबसे ज्यादा तो इसका नीचे तबके पे जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसे मैंने गांव में देखा जहाँ पे लड़कियों की जो है जला के हत्या कर दी जाती है, दहेज के लिए मार के हत्या कर दी जाती है, घर वाले जो है पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। ये सब चीजों को बिल्कुल खत्म होना चाहिए, वो हर एक समाज में खत्म होना चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ और बहुत अच्छा ये संकल्प पत्र है। हाँ, समाज में ये जो चीजें खत्म होनी चाहिए। ठीक है वकार जी, सुमैया जी, जैसे कि वकार जी ने कहा, जाहिर सी बात है कि हर कोई उनकी बातों से इत्तेफाक रखता है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए और जो संकल्प पत्र यहाँ पर जारी किया गया है
उसका पालन कैसे हो, वो लोगों तक कैसे पहुंचे। जैसे ग्रामीण इलाकों में जो ये एक बड़ा मुद्दा है भ्रूण हत्या, आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण इलाके हो या फिर शहर, यहाँ पर शहरों में इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन एक माइंडसेट है कि जब बेटी बड़ी होगी उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए और हर चीज के लिए पैसा जो खर्च होगा, उससे बेहतर है कि भ्रूण में ही बेटी को मार दिया जाए। देखिए मोनिका जी, इसका सबसे आसान तरीका बस यही हो सकता है, क्योंकि अब क्योंकि मुआशरे में इतना ज्यादा ये दहेज और इन प्रथाओं का जहर घुल चुका है, तो बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन इसमें यह है कि जो अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो जो कस्बों में, गाँव में, मोहल्लों में जो मस्जिदें हैं, उसके इमाम हैं, वहां पे आने वाले मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले लोगों को इस चीज की काउंसलिंग करें कि इस्लाम इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। समाजी तौर पर भी ये जो है बहुत खराब चीज है, क्योंकि इससे तमाम तरह की परेशानियां और कुरीतियां जो है वो सामने आ रही हैं। दूसरी चीज यह है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, या इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक और इमाम का संगठन था, उन्होंने कहा कि निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें बैंड बाजा और बारात और ये सब चीजें होंगी। तो इसकी शुरुआत तो यूं ही हो सकती है इस लेवल पे कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता दूं, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ मिली जुली संस्कृति है, ये वहाँ की देन है, क्योंकि इस्लाम में तो ये कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ना किसी मुस्लिम कंट्री में है एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर भी हम मिले जुले थे पहले, वो सब बाद में डिवीजन हुआ। तो वो इस्लाम को जानते हैं। आज हम इस्लाम की पढ़ाई से भी दूर हो गए, क्योंकि हमें दीन की मालूमात ज्यादा रह नहीं गई। तो थोड़ा सा दीनी उस पर अगर रोशनी डाली जाए और काउंसलिंग की जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मसला फिर वही फंसता है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसमें अगर बगल वाले घर में ये सब होगा तो जाहिर सी बात है मेरे मन में लालच आएगी कि भाई मैं भी अपनी बेटी की शादी इतनी आन बान शान से करूं। फिर उसमें होता यह है कि फिर ये कंपटीशन बन जाता है। तो इस तरह से अगर हिंदुस्तान है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी एक समाज के ऊपर कोई चीज लागू की जा सकती है। सुमैया जी, इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि समय समय पर इस तरह की बातें होती रही हैं, समय समय पर इस तरह के संकल्प पत्र जारी होते रहे हैं, लेकिन बदलाव समाज में नहीं आया। कैसे आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। संकल्प अच्छे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब निकाह को आसान बनाने और दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में फजूल खर्ची रोकने के लिए एक इकरारनामा जारी किया है। 11 बिंदुओं वाला ये इकरारनामा है। इस इकरारनामे में फजूल खर्ची रोकने के लिए, निकाह सादगी से करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए अपील की गई है। इस तरह की तमाम जो रीति रिवाज थे और कहीं ना कहीं कुरीतियां जो थी उन पर लगाम लगाने के लिए कहा है और इसे रोकने की अपील की गई है। 11 बिंदुओं वाले इकरारनामे से फिजूल खर्ची रुकेगी, जबकि निकाह सादगी के साथ हो सकेगा। इसमें मैरिज हॉल के बजाय मस्जिदों में सादगी से निकाह करने, सिर्फ बाहर से आने वाले मेहमानों और घर वालों के लिए ही दावत का इंतजाम करने की अपील की गई है। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये जो बातें रखी गई हैं, जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, इसको मुस्लिम ही क्यों माने? यहाँ पर हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को इस पर कहीं ना कहीं अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि समाज में ये बुराइयां, ये कुरीतियां हर वर्ग, हर समुदाय में है। जहां पर दहेज के लोग भी बैठे हैं, जहां पर दहेज की आग में कहीं ना कहीं हर दूसरी बेटी जलती है, जहां पर बेटियों के घर वालों पर एक बोझ होता है उनके सर पर कि बेटियों के लिए जो शादी करनी है उसमें ज्यादा खर्चा होगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कोख में ही भ्रूण हत्या की जा रही है। बेटियों की हत्या कोख में ही की जा रही है कि बड़ा होकर जो बेटियों पे खर्चा किया जाएगा कहीं ना कहीं उससे निजात मिले, दहेज जो देना पड़ेगा उससे निजात मिले। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक ही समुदाय या फिर कुछ ही समुदाय के लोग उस पर अपनी राय रखें या फिर इसको एक्सेप्ट करें? हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को इसको मानना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच, अच्छी पहल है। समाज में एक बड़ा बदलाव इससे कहीं ना कहीं होगा और इसीलिए हमने कहा है कि संकल्प अच्छे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जो बड़ी बातें, ये हम आपको बता रहे हैं किन किन बातों पर रोक लगाई गई है। तो हमारे साथ लगातार एक पैनल जुड़ा हुआ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुमैया, आपके पास
चाहूंगी, जिस तरीके से आप अपनी बात पूरी कर रही थी कि मैंने भी आपसे ये सवाल किया था कि समय समय पर इस तरह की बातें रखी गई है समाज में कि दहेज नहीं लेना चाहिए, सादगी के साथ बेटियों की शादी हो, लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। आखिर समाज में बड़ा बदलाव हो और इसको एक्सेप्ट करें लोग, इसके लिए किन चीजों पर काम करना जरूरी है? क्योंकि ये मुश्किल नजर आ रहा है समाज में ये बदलाव करना। देखिए, मैंने ये बात पहले ही कही थी कि जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, उनको इस संकल्प पत्र के बारे में हर मुसलमानों के ही जितने इसमें तबके हैं उनको पता चल जाएगा। लेकिन फिर वही बात होगी कि आप अपने आस पड़ोस से कितना इंस्पायर्ड हैं, आप अपने आस पड़ोस को कितना सीरियसली ले रहे हैं। उसमें किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं आपके आस पड़ोस में। तो क्योंकि ये हिंदुस्तान एक बिल्कुल मिश्रित, हर चीज की मिक्स यहाँ पे कल्चर है, तो उस कल्चर में आपको देशव्यापी या यूं कह लें कोई कानून बनाना होगा। और वो कानून नहीं जो दहेज प्रथा का था कि सिर्फ ससुराल वालों को उठा के और 7 साल सजा कर दी, ये सब नहीं। दहेज का नाम ही नहीं होना है, दहेज लेने की शुरुआत ही नहीं होनी है। यहाँ तक कि शादी को भी सादगी से करना है। शादी या कोई छोटी सी चीज तो होती नहीं है कि छुप के अंदर कर ले। जाहिर सी बात है, एक हॉल होता है, पूरा बैंड बाजा होता है, बारात आती है, पूरा सजावट होती है। उन सारी चीजों पर जब कानून बन जाएगा सख्ती से, तो उस पर देख करके पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है। बिल्कुल। तो और सुमैया जी, एकमात्र यही कारण है, यही कहीं ना कहीं रीति रिवाज है जिनकी वजह से बेटियों को यहाँ पर कोख में ही मार दिया जाता है। एक बड़ा कारण यही है कि उनको बड़ा होने से पहले ही ये सोच, ये माइंडसेट समाज में कहीं ना कहीं है कि बेटियां बड़ी होंगी, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा, उनकी शादी के लिए, दहेज के लिए देना पड़ेगा। और जो गरीब माँ बाप हैं वो ना चाहते हुए भी कोख में ही बेटी को मार देते हैं। ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, भ्रूण हत्या का मतलब ही यही है, क्योंकि वो बेटी को एक बोझ समझ रहे हैं। उनका मतलब ये होता है कि बेटी पैदा होगी तो फिर उसके ऊपर इतनी लागत अगर है तो ठीक है, नहीं होगी तो कहाँ से लगाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसको कोख में खत्म कर दिया जाए। तो ये सोच भी सिर्फ इस दहेज प्रथा की वजह से और इन शादियों के जो रिवाज है इनकी वजह से शुरू होती है। वरना बेटी और बेटे में क्या फर्क है? एक जैसे पलते हैं, एक जैसे पढ़ते हैं, एक जैसे नौकरी करते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि अब समाज में क्या फैला हुआ है कि जितनी लड़की पढ़ी लिखी है तब भी आपको दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी तरह का पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे हैं और उसके बाद उनकी मांगे वैसी ही होंगी। तो कुछ कुल मिला के सब चीजें वहीं पे आके रुक जाती है कि आपने भले बेटी को बेटे की तरह पढ़ाया हो, बेटी को बेटे की तरह सेटल किया हो, लेकिन अगर आप लड़का अच्छा ढूंढ रहे हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या और भी कुछ बिजनेस क्लास, उनकी सोच वही होगी कि लड़का बहुत सेटल्ड है, वेल ऑफ है, तो आपको बेटी को उसी तरीके से अपने घर से रुखसत करना पड़ेगा। तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पढ़ा लीजिए बच्ची को, लेकिन आपको घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम उस जड़ को बिल्कुल। आखिर ऐसा क्यों है कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो कुरीतियां है समाज में, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुण जी महाराज भी हिंदू धर्म गुरु हैं, उनके पास जाऊंगी। तरुण जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो तरुण जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुमैया आप अपनी बात जरा कंप्लीट कीजिए। आपने कहा कि ये एक अच्छा मुद्दा आपने बताया है, एक अच्छी बात आपने रखी है कि बेटियां चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हो, लेकिन ये जो माइंडसेट है कि अगर अच्छा लड़का देखना है तो उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा, आखिर ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो पा रही हैं? जबकि जो भारत है, हमारा समाज है, वो आगे भी बढ़ रहा है। ये चीजें, इन चीजों के मामले में हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि लड़के के माँ बाप ये सोचते हैं कि हमने अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर जो कुछ उस पर खर्च किया, उसको सेटल करने में हमने जो अखराजात किए, हम वो लड़की वालों से वसूलें। और ये सोच ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे घर वालों को सबसे पहले तो लड़की वालों को बिल्कुल भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन सही बात है, अगर कोई औलाद जो वाले हैं, जो बेटी वाले हैं, उनकी सोच कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घरों में जाए, अच्छी जगह रहे, वेल ऑफ रहे, तो उसके लिए वो ये सारी कुर्बानियां देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक इंसान की कुर्बानी अगले 100 घर ऐसे तैयार करती है जो इन कुर्बानियों को लेने के लिए फिर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक घर में आपने लड़की को गाड़ी दी तो अगला सोचता है कि फला की लड़की को गाड़ी मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। तो जहां पर दहेज लेना स्टेटस सिंबल बन जाए, माफ कीजिएगा, मेरे अपने घराने में दहेज ना लेना स्टेटस सिंबल है, मेरे घर की पहचान है। और ये और यही सोच होनी भी चाहिए समाज में। शरीयत हमें ये बताती है, हमारी शरीयत यही बताती है कि दहेज ना लेना
सादगी से निकाह करना ये एक मुसलमान का स्टेटस सिंबल होना चाहिए। और मुझे लगता है मुसलमान नहीं, ये हर हिंदुस्तानी का भी स्टेटस सिंबल बनना चाहिए कि मैं दहेज का बहिष्कार करती हूँ या करता हूँ, और सादगी से शादी को, निकाह को, या जो भी धर्म की शादियां हैं उनको बढ़ावा देना, ये हमारा स्टेटस सिंबल है। जब हम इसको स्टेटस सिंबल समझने लगेंगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जी बिल्कुल, रमेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रमेश, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि आपने भी शुरुआत में ये बात रखी थी कि इस तरह की चीजें शुरुआत से ही होती आ रही है, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिर बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या अब ये माने कि अब हमारा समाज जो है बदलाव के लिए तैयार है? मोनिका जी, मुझे लग रहा है इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये आज से मूवमेंट शुरू करा है, तो मुझे याद आता है, इतनी देर में मैं सर्च कर रहा था, कई चीजें मैंने देखी हैं, तो ये मुस्लिम संगठनों की तरफ से कई मर्तबा इस तरह की पहल हुई, और ऐसे ही पहल हमारे हिंदू संगठनों में हुई है, कई संगठनों में इस तरह की हुई। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला जब सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, जब सरकार की नजर में आया, उससे पहले तक मुसलमान कई ऐसे संगठन थे जो ट्रिपल तलाक का जो पक्ष में थे, कुछ विरोध भी करते थे, कुछ लोग बिल्कुल पक्ष में थे इसके। लेकिन हुआ कब? जब इस पे सरकार की नजर पड़ी, जब गवर्नमेंट का ठप्पा लगा, तब मुझे लग रहा कानून भी बन गया और ये चीजें खत्म हो गई है। इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम को या हिंदू संगठन की मुहिम को, इस तरह की जो दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, जो दहेज लेने देने के खिलाफ हैं, मुझे लग रहा है जब तक सरकार की नजर नहीं पड़ेगी और सरकार से सर्टिफाइड ये मुहिम नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है जब तक नहीं बन जाते तब तक समाज में बड़ा बदलाव नहीं होगा। आप ये कहना चाहते हैं रमेश जी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात ये है, अब चाहे कितने भी संकल्प पत्र जारी हो जाए, आपने भ्रूण हत्या की बात करी, मुझे लग रहा भ्रूण हत्या दो तरीके से होती है, दो डर होते हैं, दो तरीके के डर होते हैं। एक डर ये होता है कि लड़की जब बड़ी होगी उसकी सुरक्षा कैसी होगी, वो हमारे घर में सुरक्षित कैसी रहेगी। एक तो वो पीरियड होता है जब उसकी शादी नहीं होती है। अब एक डर वो होता है जो सबसे बड़ा, जो आखिरी डर होता है शादी के बाद, कि हमने अगर ससुराल वालियों के, दूसरे तरफ लड़के वालों की तरफ से उनके मन मुताबिक हमने दहेज नहीं दिया, तो हमारी बेटी के साथ में पता नहीं वो क्या करेंगे। ऐसा का मामला हुआ, ऐसा का मामला इस समय ताजा उदाहरण है। क्या हुआ उनके साथ में? उनको दहेज भी दिया, बावजूद भी उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये सारे उदाहरण है। अगर लब्बो-लबाब चारों तरफ से हम एनालिसिस ठीक से करें, एनसीबीआर के जो आंकड़े अगर हम देखें, तो एक ही क्राइम इस समय सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, वो है दहेज के खिलाफ। जो दहेज से पीड़ित जितनी बहन बेटियां आज जलाई जा रही हैं या आत्महत्या कर रही हैं, मुझे लग रहा उस लिहाज से अगर हमें देखें तो इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो फैसला है काबिल तारीफ है। मुझे लग रहा है इसको हम लोग सब आगे बढ़ के आना चाहिए। लेकिन कभी कभी मोनिका होता क्या, कुछ चीजों को हम दूसरे पे थोप देते हैं। मुझे लग रहा हम खुद से शुरू करना चाहिए। आज समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम अपने घर से इसकी शुरुआत करेंगे। मैं वही कह रहा था। मैंने जब शादी करी थी, मेरी वाइफ सरकारी नौकर है, जब हम लोगों ने शादी करी थी मैंने 1 रुपए नहीं लिया, बिना दहेज के मैंने शादी करी। तो मुझे लग रहा है ये शुरुआत हम लोगों ने खुद से करनी है, तभी ये चीजें जागरूक हो पाएंगी। बिल्कुल। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हैं, डॉक्टर तरुण जी महाराज। तरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरीके से संकल्प पत्र जो जारी किया गया है, इसमें कई अच्छी बातें, एक सकारात्मक सोच, एक अच्छी पहल यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ मैं। जी देखिए, समाज को अगर बदलना है तो हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए राष्ट्रीय चिंतन जरूरी है, और आने वाली पीढ़ी समाज को क्या हम नया दे सकते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि दहेज प्रथा और ट्रिपल तलाक आदि आदि, तो ये समय के अनुसार इनमें परिवर्तन संविधान में होता रहा है, होता रहेगा। लेकिन हम समाज को नई दिशा दे पाए, चूंकि मेरा वस्त्र ही भगवान है, तो हम समाज को कहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से कोई अच्छे कार्य निकलते हैं, या हम आने वाले चाहते हैं तो बेटी है तो कल है, तो बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सारे जो नियम बनाए जा रहे हैं, या संकल्प पत्र दिया जा रहा है, या जो भी विषय रखे जा रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता होना चाहिए। माननीय मोनिका बहन।
बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, इस तरह के जो चीजें हैं ये समय समय पर होती रही है, आखिर क्यों इन पुरानी रीति रिवाजों को, इन कुरीतियों को हम समाज से उखाड़ नहीं पा रहे हैं? आप भी देखते हैं, समाज में आप भी रहते हैं, कई बेटियां ऐसी हैं जो दहेज के आग में जल जाती हैं, जो कि ताजा उदाहरण आयशा का है, जो कि दहेज ना देने पर उसको आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ा। कई ऐसे मामले हैं जहां पर भ्रूण हत्या कर दी जाती है, कोख में ही बेटियों को मार दिया जाता है कि आगे चलकर उन पर खर्चा ना करना पड़े, दहेज ना देना पड़े, सुरक्षा को लेकर भी बात आती है। आखिर क्या कारण माना जाए कि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? देखिए, संकल्प पत्र अपनी जगह है, समय समय पर परिवर्तन हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो एक दया इस्लाम धर्म की बहनों पर यहाँ भी आती है कि जिनको आज तक आजादी नहीं मिली, जिनको आज तक मस्जिद में जाने की आजादी नहीं मिली, दहेज की बातें तो अपनी जगह हैं, तो शासन का काम है, शासन प्रशासन करता ही रहेगा, नियम कानून बनेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से शासन ने ट्रिपल तलाक को एक मान्यता देकर के और बहनों को साथ में न्याय किया, समाज को छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दे भी ऐसे हैं जिसमें हमारी इस्लाम धर्म की बहन बेटियां आज भी परेशान हैं। तो हम चाहते हैं इस राष्ट्र में जिस प्रकार से हमारे बारे में कहा जाता है, इस्लाम धर्म की परिभाषा मत दीजिए। आप यहाँ बैठकर मुस्लिम बहनों से मोदी जी की तरह दया मत दिखाइए। मुस्लिम बहनें अपनी शरीयत, अपने कानून, अपने इस्लाम से बहुत ज्यादा खुश हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, वो तो ठीक है। मेरे भारत की बहन मोदी जी वाला विषय है, मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, समय समय पर हर चीज के लिए, हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं बातें उठती रही हैं और इस तरह के संकल्प पत्र जारी होते रहे हैं। हम ये कहें कि आज से 1400 साल पहले माइक कहाँ था? 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है कि नहीं पढ़ी जाती है, जो इस्लाम में कहीं से कहीं तक मान्यता नहीं है। कि संकल्प अच्छे हैं इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब निकाह को आसान बनाने, दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए दरअसल एक संकल्प पत्र जारी किया है और उसमें 11 बिंदु हैं। इन 11 बिंदुओं में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, अपील की गई है कि किस तरीके से बेटी की शादी में जो फिजूल खर्चा होता है इससे बचा जाए और इससे बचने के लिए अपील इस संकल्प पत्र में की गई है। तो यहां पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाज में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है और समाज में बदलाव तभी आएगा जब हर वर्ग के और हर समुदाय के लोग इस पर अमल करेंगे। और समय समय पर इस तरह की बातें उठती रही हैं, इस तरह के संकल्प पत्र जारी होते रहे हैं, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों समाज में बदलाव नहीं हो रहा है? लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस संकल्प पत्र में क्या कुछ कहा गया है यह हम आपको बता रहे हैं। किन बातों पर रोक के लिए कहा गया है यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो हमारे साथ एक पैनल इस पर लगातार बातचीत करने के लिए जुड़ा हुआ है। वकार, आपके पास आऊंगी। आपने देखा किस तरीके से हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो कुरीतियां हैं ये क्यों बरकरार है समाज में, क्यों नहीं लोग सुधर रहे हैं? क्योंकि आजकल जो लड़की है वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ चल रही है। हर फील्ड में हम देखें, चाहे वो पायलट हो, सेना में हो, खेल में हो, हर क्षेत्र में लड़की आगे बढ़ रही है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ जब हम इस बात पर आ जाते हैं, दहेज की बात पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों सबकी मानसिकता जो है वो छोटी पड़ जाती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा मोनिका जी। आजकल लड़कियां जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अब हमारे लोगों के माइंड में जो चीज गलत बैठ गई है उसको हटाना होगा सबसे पहले। वो चाहे लड़की पक्ष के हों और वो चाहे लड़के पक्ष के हों। अगर लड़के पक्ष के लोग जो है दहेज की डिमांड नहीं करेंगे और लड़की के पक्ष वाले लोग जो हैं वो ये जान लेंगे कि ये लोग लालची हैं, दहेज लोभी हैं, उधर अपनी यहाँ की लड़कियों को नहीं देंगे, तो इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है वो चेंजिंग आ सकती है। लेकिन होता क्या है, जब लड़की के पक्ष वाले देखते हैं कि लड़का बहुत हाई क्लास है, लड़का ठीक ठाक है, लड़का कुछ ज्यादा इनकम उसकी है, तो उसको कहीं ना कहीं कर्जा लेके कुछ ना कुछ करके वो अपनी बेटियों को विदा कर देते हैं जी। और उसके बाद जो है फिर वही चीजें जो है दहेज के लिए प्रताड़ना करना, दहेज
की डिमांड करना, बार बार चीजों को जो है डिमांड करना, घर वालों को पीड़ित करना, परेशान करना, लड़की को परेशान करना, ये सब चीजें फिर वही आने लगती हैं। और ये चीज जो है ये हर इंसान को अपने खुद स्वयं में जो है खत्म करनी होगी। हर एक इंसान को संकल्प लेना होगा, वो ना हिंदू ना मुस्लिम, ये इस रिलीजन से ना देख के, ये हर इंसान को, माँ बाप को और आने वाली जनरेशन के लिए जो है ये सब चीजों को अगर नहीं खत्म किया जाएगा तो आज की डेट में मैं बता दूं, आने वाले समय में ये धीमे धीमे बहुत ही ज्यादा जो है मतलब आगे चल के इसमें बहुत ही ज्यादा जो है त्रुटियां निकल के आएंगी। इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अच्छी पहल करी है। बिल्कुल, लेकिन ये खत्म कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश ने भी कहा था, रमेश जी ने भी कहा था कि सरकार की नजर इस पर पड़ना बहुत जरूरी है। जब तक इस पर सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक इस पर रोक नहीं लग सकेगी और लोग जो हैं वो डर की वजह से भी इस पर रुकेंगे। और ये जो तमाम चीजें होती हैं और जो लड़कियां, जो बेटियां दहेज के लोभियों के भेंट चढ़ जाती हैं, आग की भेंट चढ़ जाती हैं, वो ये तमाम चीजें रुकेंगी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी हैं डॉक्टर तरुण जी महाराज, लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तरुण जी, आप हिंदू धर्म गुरु हैं, लगातार समाज में आप अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातों को प्रचार करते हैं। कई बार आपने इन बातों को भी समझाया होगा कि ये जो दहेज लेना देना ये अपराध है। कहीं ना कहीं इन बातों को भी आपने समाज में रखा होगा लोगों के सामने। आखिर क्यों इसके बावजूद भी लोगों की समझ में नहीं आती है? आखिर क्यों इतना मुश्किल है समाज के लिए इन चीजों को एक्सेप्ट करना, जबकि ये अच्छी बातें हैं? देखिए, दहेज अपराध की श्रेणी में आ रहा है, संकल्प पत्र दिया है, उससे हम सरोकार भी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। परंतु सनातन वैदिक हिंदू धर्म में कहीं पर भी दहेज की बात नहीं आई है। पहली बात, हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार का जब विवाह होता है तो जितना दहेज जनक जी ने दिया, देखिए दहेज देना अपराध नहीं है, मेरी बात को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए, दहेज मांगना अपराध है। दहेज मांगने का अभिप्राय क्या है कि आपने, और जिस पिता की सामर्थ्य होती है वो देता है, लेकिन हम दहेज विहीन विवाह की जो एक योजना बना रहे हैं, हमने जिंदगी भर या 16 साल 18 साल 21 साल अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और उसके बाद जब विदाई करते हैं हम हमारी यथाशक्ति देते हैं, लेकिन सामने वाला अगर हमारे से डिमांड करता है तो ये क्राइम की गिनती में आता है। इसलिए दहेज अपनी शक्ति अनुसार देना शास्त्र में मनादी नहीं है। भगवान राम की जब बारात जनकपुर गई और उन्होंने दहेज दिया, उतना दहेज मिला करके भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी ने उसके साथ में सबको बांट दिया। अभिप्राय लेना देना अपना अलग विषय है, लेकिन मांग करना और प्रताड़ना देना ये क्राइम की श्रेणी में आता है। और मेरे सनातन में तो कहीं दहेज की बात आई नहीं। क्या आप भी ये मानते हैं डॉक्टर तरुण जी कि यहाँ पर जब तक सरकार की नजर इस पर नहीं बनेगी, सख्त कानून नहीं बन जाते हैं, तब तक दहेज के जो लोभी हैं वो समाज से खत्म नहीं होंगे? एक डर होना समाज में बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कानून तो है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हम आपको बताएं, कई परिवारों में हमने देखा, हमारे पास लोग आते हैं, गुरुदेव हमारे सामने समस्या है, मैंने 1 रुपया डिमांड नहीं किया, लेकिन किसी कारण से लड़की ही कई बार ऐसे केसेस डाल देती है और बाद में राजीनामा भी हम लोग भी करवाते हैं, अदालत भी करवाती, पुलिस प्रशासन भी बीच में बैठता है। तो हो रहा है, एक बार विचार करना चाहिए और इसके ऊपर सख्त कानून भी बने, इसके पक्ष में हम हैं और सख्त कानून बनना चाहिए। और सख्त कानून तो बने, लेकिन उसकी जांच भी, विवेचना जिसे कहा जाता है, वो भी सुचारू रूप से हो। आजकल हो क्या रहा है, विवेचना के, ये तो खैर कानून एक संकल्प पत्र आया, उसके द्वारा इन्होंने एक योजना बनी है और हम लोग सब आज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन कानून को क्रियान्वित करवाने में हमारी समस्त जो तंत्र है, जैसे पुलिस प्रशासन है, न्याय पालिका है, इन सब से भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए और साथ में परिवार और समाज की भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल, तो यहाँ पर पहल होनी चाहिए और बहुत जरूरी है कि अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं तो खुद हमें अपने घर से बदलाव करना होगा और तभी हम समाज में बदलाव देखेंगे। क्योंकि ये जो बुराइयां हैं, ये जो कुरीतियां हैं, ये हम हर समुदाय, हर वर्ग में देखते हैं।
वकार, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में जिस तरीके से प्रताड़ना के केसेस आते हैं, जब भ्रूण हत्या हो जाती है और तमाम जो चीज़ें होती है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न अब तक मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि कई खबरों को हमने कवर किया है, कई चीज़ें हमने देखी हैं, जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि पालन पोषण में खर्चा और उसके बाद दहेज देना, शादी करना। दहेज शादी एक सबसे बड़ा कारण है जो कि बेटियों को बोझ समझा जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब यही हो ही रहा है मैक्सिमम। मैंने भी सबसे पहले शुरुआत की डिबेट में जिक्र किया था कि आप अगर एनसीआरबी का डेटा निकालेंगी तो सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो महिला को ही लेके सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। वो महिला का क्राइम चाहे मतलब किसी भी उससे हो, मैक्सिमम क्राइम जो है वो दहेज प्रथा को ही लेके सबसे ज्यादा दर्ज हो रहा है। और अगर आप मीडिएशन सेंटर में सबसे ज्यादा देखेंगे, जो अभी हमारे गुरु जी बता रहे थे कि जो हमारे में जो है उनके धर्म में जो है मतलब नहीं मांगा जाता है दहेज, ठीक है, अच्छी बात है, मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक कानून जो है वो जैसे कि इस पे आया था 3 तलाक पे, वैसे एक हमारा कानून जो है वो हिंदू लॉ पे भी आना चाहिए कि सबसे ज्यादा मीडिएशन सेंटर में हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो संघर्ष कर रही हैं, और केवल इसी चीज को लेके, दहेज को लेके। आप को अगर ना यकीन हो तो आप यही लखनऊ में अगर हैं तो आप लखनऊ में जो है वो मीडिएशन सेंटर से आप निकलवा सकती हैं, देख सकती हैं कि सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो दहेज को लेके ही आरोप प्रत्यारोप के लगे हुए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ ये जो पहल हुई है इसको सबको स्वागत करना चाहिए। वो जाति धर्म को हटा के निकाल के हर इंसान को इस चीज का जो है स्वागत करना चाहिए, और किसी भी धर्म में हो हर इंसान को जो चीज अच्छी है उसको फॉलो करना चाहिए, जो चीज खराब है उसको खत्म करना चाहिए, उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करे तो अच्छी चीज है जी। बिल्कुल। तरुण जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा है कि सुधार तो होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, हर व्यक्ति, आप, मैं और हम सब बोलते हैं कि सुधार होना चाहिए, सुधार आखिर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अभी वकार भाई ने बहुत अच्छी चर्चा कही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा प्रताड़ना हिंदू समाज में होती है। हिंदू समाज में प्रताड़ना होती है क्योंकि 1 अरब 10 करोड़ पूरे वर्ल्ड में हिंदू समाज रहता है और बहुतायत में हिंदुस्तान में रहता है, और जहां जिसकी संख्या ज्यादा होती है प्रताड़ना के शिकार भी उतने ही लोग ज्यादा होते हैं। और संकल्प पत्र हमारे बंधुओं के द्वारा या इस्लाम धर्म के बंधुओं के द्वारा आया है, यह बहुत बड़ी बात है और मैं स्वागत करता हूं इस विषय का। लेकिन एक कड़ी और जोड़ दी जाए, बड़ा आनंद आएगा। अभी जैसे आपने ही मोनिका बहन कहा था कि आप मुस्लिम महिलाओं की चर्चा करना बंद करें, लेकिन बात वही आ रही है प्रताड़ना वाली। और मुझे लगता है इस देश में, मैं पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम उस बंधन में भी नहीं रहना चाहते। दहेज अपनी जगह है, वो तो होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए छोटी छोटी टिप्पणियां मैं सबसे लेना चाहूंगी। रमेश जी, आपके पास आऊंगी। क्या यहाँ पर सरकार की नजर पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून तो देखिए है दहेज को लेकर, दहेज मांगने पर इसको अपराध माना गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या अब इन कानून को सख्त कर देना चाहिए? बिल्कुल, इसको में कानून में रिफॉर्म होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दहेज प्रथा के लिए जो कानून बने हुए हैं वो उसका उपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है इन दोनों पक्षों को देखना चाहिए। जिस तरीके से पहल की गई है इंडियन पर्सन लॉ बोर्ड को, इस तरीके से दूसरे संगठन भी करें। और मुझे तो ये लगता है कि सारे संगठन, चाहे हिंदू मुस्लिम जितने भी संगठन हैं, 4 संगठन हमारे बड़े माने जाते हैं चारों धर्मों के, तो मुझे लग रहा है चारों को सामूहिक तरीके से एक पहल करनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि इसके ऊपर पूरा एक कानून बनना चाहिए। उस कानून में ये अंकित होना चाहिए कि सख्ताई की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, समय का अभाव है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर संकल्प तो अच्छे हैं, लेकिन इसको अमल में कैसे लाया जाए, कैसे समाज में सुधार हो, ये एक बड़ा सवाल है। समाज में सुधार तभी होगा जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। तो जरूरी है कि अपने घर से शुरुआत की जाए और ये जो एक बड़ी समस्या है दहेज, प्रताड़ना और तमाम चीजें, इस पर रोक लगे।